हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा पुनीत का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते पुनीत। नमस्ते धवल, कैसे हैं आप? एक अच्छी खबर थी कि हम ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीत गए 2-1 से। लास्ट का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, तो उसकी वजह से हमें फायदा मिला और 2-1 से हमने एटलीस्ट T20 सीरीज जीता। हम ओडीआई सीरीज हार चुके थे, तो वो काफी अच्छी न्यूज रही। धन्यवाद पुनीत। या आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हमारी आज होगी। उससे पहले हम जैसा हमने प्रॉमिस किया था, आई थिंक वी हैव टाई अप विद बिग डॉग क्रिकेटिंग ग्रुप विच इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो उनके साथ हमारा ऑफिशियल टाई अप हुआ है और उसके साथ ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इस समर में होने वाले सारे क्रिकेटिंग एक्शंस, चाहे वुमेंस बिग बैश हो, द बिग वन एशेज हो या मेंस बिग बैश हो, आई थिंक ये सारा कवरेज हम आपको फ्रॉम डाउन अंडर एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड करेंगे हमारे क्रिक वाले चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ऑलरेडी ये वीक जो वुमेंस बिग बैश शुरू हो गया है उसकी अपडेट एक प्रीव्यू के फॉर्म में आ गई है। जो स्टीव मैकेंची हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर और Anna Lenning, I think, who is the younger sister of Meg Lenning. They have already previewed that episode and we will be bringing you all the coverage exclusively. तो आप हमारे साथ ये कवरेज में जुड़े रह सकते हैं और आपके कोई भी सुझाव है तो वी आर वेरी हैप्पी टू हियर। तो मूविंग ऑन, आई थिंक मैं तो अभी भी इंडिया के वुमेन्स वर्ल्ड कप की यूफोरिया से बाहर नहीं निकला हूँ, मगर निकलना तो पड़ेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका की एक और टीम हमारे घर वापस आ चुकी है। तो एक और एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। आई थिंक जब हमने होम सीजन स्टार्ट किया तब वेस्ट इंडीज विद नो डिसरिस्पेक्ट हमारी निगाहें कम थी और इस सीरीज पे ज़्यादा थी क्योंकि यही हमारा इस होम टेस्ट सीरीज का ब्लॉकबस्टर था। तो अभी हम उस वीक में आ चुके हैं। इस शुक्रवार ईडन गार्डन्स में एक और टेस्ट मैच, आई थिंक 6 साल बाद हो रहा है ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच। जब लास्ट हुआ था इंडिया बांग्लादेश का पिंक बॉल, और अगर रेड बॉल की बात करूँ तो हमको सीधा जाना होगा 2017। तो इस दौरान में अगर बात करूँ तो अहमदाबाद को ऑलरेडी 5 टेस्ट मैच मिल गए हैं। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा कि इतना आइकॉनिक वेन्यू को ऑलमोस्ट 8 से 9 साल इंतजार करना पड़ा। बट फाइनली एक अच्छा टेस्ट मैच ईडन गार्डन्स को मिलने वाला है, तो सारी निगाहें उस पर रहेंगी। और दूसरा टेस्ट मैच होगा हिस्टोरिक गुवाहाटी का फर्स्ट टेस्ट मैच जो 22 नवंबर से होगा। और उसमें सिर्फ गुवाहाटी का फर्स्ट टेस्ट मैच है इसलिए हिस्टोरिक नहीं है, उसका एक टेस्ट के जो सेशंस डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी ऐतिहासिक रहेंगे। पहली बार एक नॉन डे नाइट टेस्ट मैच में पहले टी होगा उसके बाद लंच होगा। तो बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि ईस्ट में है मैच तो 4 बजे के बाद ज़्यादा उजाला नहीं रहेगा। तो उस टेस्ट मैच की टाइमिंग 9 बजे से स्टार्ट होगी, 9 से 11 फर्स्ट सेशन, देन टी, देन 11:20 से 1:20 सेकंड सेशन, देन लंच, एंड देन 2 से 4:30 तक फाइनल सेशन। तो ये बीसीसीआई का सेशन अपडेट्स आया है गुवाहाटी टेस्ट मैच के लिए। तो मेक सेंस एज वेल क्योंकि 11 बजे तो आप लंच नहीं कर सकते। तो आई एम ग्लैड कि बीसीसीआई टुक दिस इनिशिएटिव। तो ये तो अपडेट्स रही इंडिया अफ्रीका के स्केड्यूल के बारे में। स्क्वाड में मैं अगर बात करूँ तो आई थिंक एक ही चेंज है, 2 चेंज है मेरे हिसाब से। एक आकाशदीप की एंट्री हो गई है वापस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस क्योंकि वो इंजर्ड थे तो वो बाहर हुए, बट ही इज नाउ बैक। एंड ऋषभ पंत डिजर्विंगली इज ऑल्सो बैक एंड जगदीशन की जगह, और वाइस कैप्टन है तो फॉर श्योर वो तो कलकत्ता का टेस्ट मैच खेल रहे हैं। थोड़ा इंजरी कंसर्न था इंडिया में, हर सीरीज में वाइस कैप्टन चेंज हो रहे हैं। हाँ, आई थिंक लास्ट टेस्ट सीरीज में तो शायद ऑप्शन नहीं था उनके पास क्योंकि पंत भी नहीं थे और बुमराह से तो आई थिंक दे हैव डिसाइडेड कि बुमराह को तो कैप्टनसी बर्डन नहीं देंगे। तो शायद 2 ही ऑप्शन थे, या तो केएल राहुल पे वापस जा सकते थे या जडेजा शायद अनाउंस हुए थे। बट हाँ, आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए तो ऋषभ पंत ही हैं, तो नथिंग सरप्राइजिंग। द ओनली थिंग आई लाइक टू सी, क्योंकि जुरेल ने इस बीच 2 100 बना दिए, वो भी 130 के नॉट आउट वाले। तो हम लोग अब फर्स्ट टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत तो कंफर्म वापस आ रहे हैं, उसमें ना मुझे संदेह है ना पुनीत को है। तो वो एज अ कीपर वापस आ रहे हैं, वो तो कंफर्म है। अब आप ध्रुव जुरेल को क्या साई सुदर्शन की जगह खिलाओगे 3 पर, या ध्रुव जुरेल को नीतीश कुमार की जगह खिलाओगे? क्योंकि वेस्ट इंडीज के सामने हमने 6 बॉलर लिए थे, बट आई थिंक हमको 6 बॉलर की जरूरत साउथ अफ्रीका के सामने नहीं है क्योंकि उनका बॉलिंग अच्छा है, तो हमको बैटिंग थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए, ऐसा मानना है। तो क्या आप नीतीश को बाहर देख रहे हैं ध्रुव जुरेल की जगह, या क्या आपकी चेंजेस होंगे? मुझे तो ध्रुव जुरेल ही नहीं दिख रहा है प्लेइंग 11, क्योंकि गंभीर का जो प्यार है ऑलराउंडर के लिए वो जग जाएगा, और नीतीश कुमार रेड्डी जो है उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में परफेक्टली बैठते हैं। तो आई थिंक जब तक अगर नीतीश कुमार रेड्डी कुछ मतलब बहुत ही खराब प्रदर्शन ना करे तब तक तो मुझे नहीं लगता कि वो प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ना हार्दिक पांड्या है हमारे पास, ना मतलब कोई ऐसा ऑलराउंडर है। और नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसके बिहाफ पे उनको चांस मिलना चाहिए।
और उनको चांस मिलेगा भी, पहले टेस्ट में तो एटलीस्ट मिलेगा ही। और हाँ, अगर उसके अंदर कुछ उनका खास प्रदर्शन नहीं रहा तो शायद हम देख सकते हैं ध्रुव जुरैल को सेकंड टेस्ट में, लेकिन पहले टेस्ट में तो आई डोंट थिंक ध्रुव जुरैल विल बी प्लेइंग। ओके, इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मेरा रहा है वो ये है कि पिच के बारे में मैं पढ़ रहा था, अभी तो हालांकि 2 दिन और बाकी है, मगर पिच पे कोई घास नहीं है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि साउथ अफ्रीका को आप ग्रीन पिच नहीं देना चाहेंगे। मगर जो मेरी नॉलेज है, आई थिंक कोलकाता में पेसर्स ज़्यादा विकेट लेते हैं ट्रेडिशनली, तो आप किसी भी पिच का डीएनए चेंज नहीं कर सकते। आपने ठीक है घास हटाने का फैसला किया, वो अंडरस्टैंडेबल है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 पेसर और नीतीश इनफ रहेंगे, या आप तीसरा पेसर देख रहे हैं इन एक्सपेंस ऑफ 1 स्पिनर, क्योंकि शायद 3 स्पिनर कोलकाता में मे बी टू मच हो? व्हाट डू यू थिंक? अब ये तो पिच अभी तो आई नहीं है कि पिच कैसी बनाने वाला, वो तो 1 या 2 दिन पहले ही हमको पता चलेगा कि पिच क्या है, पिच का कंडीशन क्या रहने वाला है। लेकिन लुकिंग एट द हिस्ट्री, मुझे नहीं लगता कि ये फ्लैट रैंक टर्नर होगा, क्योंकि रैंक टर्नर तो नहीं होगा। रैंक टर्नर या फिर क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स भी स्पिनर्स के खिलाफ उतना ही स्ट्रगल करते हैं जितना फॉरेन प्लेयर्स करते हैं। और ना ही ग्रीन पिच होगा, क्योंकि ग्रीन पिच होगा तो फिर साउथ क्योंकि अफ्रीका सर को फुल, और उनकी चांदी है। हाँ हाँ, उनको फुल एडवांटेज मिल जाएगा। तो आई थिंक न्यूट्रल पिच होगा, और उसके अंदर देखा जाए तो आपके पास रविंद्र जडेजा है जो प्लेइंग 11 में रहेंगे ही रहेंगे। कुलदीप यादव आपके मैच विनर है, और कुलदीप यादव ऐसे बॉलर हैं जो जिनको पिच से उतनी मदद मिले ना मिले वो अपने स्किल पे विकेट ले लेते हैं। तो ये 2 स्पिनर तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस बुमराह रहेंगे और मोहम्मद सिराज और आपके आकाशदीप में से कोई एक रहेगा। बाकी अगर आप देखना चाहें तो वॉशिंगटन सुंदर ने इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म किया है एज अ बॉलर, तो उनको भी मैं देखना चाहूंगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 3 स्पिनर तो खिलाएंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन की बैटिंग बहुत अच्छी है। आप टेस्ट मैच में देखेंगे उन्होंने इंग्लैंड में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और उनकी बॉलिंग भी काफी अच्छी रही है इंडियन कंडीशंस में। तो ये 2 तो रहेंगे, और कुलदीप यादव आपके मैच विनर है तो वो भी रहेंगे। और आपके 2 सीमर्स इधर बुमराह और सिराज या आकाशदीप में से कोई एक, और प्लस नीतीश कुमार रेड्डी। तो ये आई थिंक हाँ, ये 6 बॉलर्स का ऑप्शन है, और टेस्ट मैच में तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। तो दिस इज मोर देन इनफ। आई थिंक एक ही शायद कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब अगर एज यू मेंशन कि नीतीश तो कंफर्म खेल रहे हैं, मगर अगर ध्रुव जुरैल का फॉर्म उनको अनड्रॉपेबल लग रहा है तो आई थिंक साई का एक जगह है। मगर आई थिंक गंभीर ने साई के बारे में भी क्लियर कर दिया था कि वो तो डेफिनेटली नंबर 3 हमारे रहेंगे। तो मेरे को भी ध्रुव जुरैल का अभी तो मुश्किल लग रहा है, बट हाँ आई थिंक वो स्टैंड बाय तो रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो आई थिंक ये तो इंडिया की बात होगी, और बाकी तो हमारी टीम स्ट्रेट अवे है, केएल राहुल, जायसवाल, गिल, ऋषभ पंत। आई थिंक ये 4 तो डेफिनेटली खेलेंगे, तो नथिंग टू डिस्कस कि वो लोग का स्थान क्या होगा। तो अब साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। 420 का टारगेट चेस किया है साउथ अफ्रीका ए ने इंडिया ए के सामने लास्ट संडे, और उसमें बॉलर्स थे आपके कुलदीप, सिराज, आकाशदीप, मतलब आपके 3 प्रमुख, प्रसिद्ध कृष्णा। तो आपके 4 ऐसे बॉलर्स थे जो इंडिया के टॉप 15 बॉलर्स में आते हैं, टॉप 15 टीम में आते हैं। तो ऊपर एक चीज़ है कि वो विकेट शायद थोड़ा ग्रीन टॉप था, जो मेरा मानना है, बट स्टिल 420 चेस करना, मतलब ये दक्षिण अफ्रीका की टीम को आप हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। हाँ सही बात है, दक्षिण अफ्रीका को अभी WTC चैंपियन है वो, WTC का खिताब अभी साउथ अफ्रीका के पास ही, और वो रिसेंट टाइम में बहुत ही अच्छा कर रही है। और साउथ अफ्रीका की ए टीम ने इंडिया में 420 चेस करना, खासकर इंडिया में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब दुनिया के किसी कोने में भी इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इंडिया में अगर आप चेस करते हो तो मतलब आपने काफी अच्छी प्रिपरेशन की है, आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया है, आपने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं। हाँ ये बात अलग है कि साउथ अफ्रीका ए टीम में जो भी प्लेयर्स हैं वो सारे हमको साउथ अफ्रीका टीम से खेलते हुए नहीं दिखेंगे, चेंजेस तो रहेंगे उसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर ऐसी प्रिपरेशन है उनके ए टीम की, तो आप जो मेन टीम है उसकी प्रिपरेशन भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि काफी अच्छी होगी। तो हमें न्यूजीलैंड का टूर नहीं, मतलब न्यूजीलैंड जब इंडिया में आई थी तो वो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो तो मेरे को नहीं लगता मैं 20 साल तक भूलूंगा। हाँ हम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन आई थिंक हमारे प्लेयर्स को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। और अच्छा हुआ कि ये रिजल्ट आ गया, साउथ अफ्रीका ए टीम हारने की बजाय हमको हरा दिया, तो इससे भी हमको थोड़ा हम अच्छा प्रिपेयर रहेंगे टेस्ट मैचेस के लिए, और होपफुली हम अच्छा करेंगे। चलिए आई थिंक लास्टली अगर आपको रेट करना हो ये साउथ अफ्रीका की टीम, तो आई थिंक उनके पास कुछ डायनामिक बैट्समैन हैं, रिकल्टन हो गए, स्टब्स हो गए, ब्रेविस हो गए, और साथ ही साथ उनके पास माकरम और बबूमा का एक्सपीरियंस भी है। तो
एक तो उनकी बैटिंग में मुझे पोटेंसी नज़र आ रही है, मगर मुझे जो चीज़ ने काफ़ी प्रभावित किया है वो है उनकी बॉलिंग। आई थिंक अगर ईडन गार्डन में थोड़ा भी बाउंस रहा तो रबाडा, यानसेन, मुल्डर और उसके अलावा उनके जो स्पिनर्स है, तो आपको क्या ज़्यादा खतरा लग रहा है, उनके बल्लेबाज या उनके गेंदबाज? आई थिंक बैलेंस है उनकी टीम, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से, लेकिन बट ऑब्वियस है कि बॉलिंग उनकी ज़्यादा धारदार लग रही है। और टेस्ट मैच में क्या है कि जब तक आप 20 विकेट लेते नहीं हो तब तक आप मैच जीतते नहीं हो, या 20 विकेट जब तक आपके गिरते नहीं आप मैच हारते भी नहीं। तो बॉलर का तो सबसे मेन योगदान रहता है, और उनके पास जो बॉलर्स हैं वो मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। चाहे आप पेसर की बात लो, कगिसो रबाडा, मार्को यानसेन, ये दोनों तो मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। और स्पिनर भी उनके पास काफी अच्छे हैं। चाहे आप महाराज की बात करो, रिसेंटली हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान में कैसे बॉलिंग की, मतलब पाकिस्तान ने भी हमारे इंडिया जैसा क्या कहते हैं, उन्होंने भी रेसिपी बनाई थी कि भाई हम रैंक टर्नर्स बनाएंगे, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। वो भी टॉस हारने के बाद। हाँ, वो भी टॉस हारने के बाद, और महाराज ने मतलब महाराज की वजह से ही वो मैच पूरा साउथ अफ्रीका की झोली में आया था। तो महाराज मुझे तो मतलब दुनिया के सबसे टॉप स्पिनर लगते हैं। तो उनको खेलना आसान रहेगा नहीं इंडियन बैट्समैन को इंडियन कंडीशन में। और प्लस आई थिंक दूसरे शायद तबरेज शमसी को शायद वो खिलाए। आई थिंक एक तो मुथुस्वामी थे उनके प्लेयर ऑफ द सीरीज, और एक हार्मर थे। आई थिंक तबरेज शमसी तो शायद व्हाइट बॉल के खिलाड़ी। तो आई थिंक ये 3 स्पिनर मेरे सबसे उनके प्रभावित किया था अफ्रीका में। और ना सिर्फ गेंदबाजी से, बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी की थी। रबाडा ने 11वें नंबर पे आके 75 रन बनाए थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका के पास डेप्थ भी है, तो काफ़ी अच्छी टीम है आई थिंक उनकी। वही मतलब अगर थोड़ा सा भी बाउंस, अगर ग्रीन पिच हुआ या फिर थोड़ा सा भी बाउंस या स्विंग की मदद हुई, तो उनके फास्ट बॉलर्स जो हैं अगर रबाडा और यानसेन, वो हमें काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। और अगर इंडिया ने रैंक टर्नर्स बनाए या स्पिनिंग कंडीशंस बनाई, तो उसमें भी उनके पास स्पिनर्स हैं जो हम पे भारी पड़ सकते हैं। तो उसको मद्देनजर देखते हुए इंडिया को एक ऐसी बैलेंस पिच प्रिपेयर करनी चाहिए जो ज़्यादा ना फास्ट को मदद करे ना स्पिनर्स को मदद करे, और एक अच्छा मैच देखने को मिले हमें। चलिए, यही आशा है हमारी। और मेरी तो फिर से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि 2 ही टेस्ट मैच हैं। आई थिंक 3 टेस्ट मैच डिजर्व करती थी ये सीरीज़, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन आ रहे हैं आपके देश। और 5 T20 की जगह आई थिंक आप 3 ही करके एक और टेस्ट मैच बढ़ा सकते, तो मैं ज़्यादा खुश होता। बट ठीक है, 2 टेस्ट मैच से काम चला लेंगे। तो ये तो आई थिंक हमारी बात रही इंडिया साउथ अफ्रीका के ऊपर, जिस पे आई थिंक हमारी निगाहें रहेंगी। और हम अपना अगला जो प्रीव्यू करेंगे सीरीज वीकली का, उसमें इस पर हम फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे जब कोलकाता का टेस्ट मैच डे 3 या डे 4 पे आ गया होगा। तो ये रही हमारी इंडिया के अपकमिंग सीरीज़ की बात। अभी अब थोड़ा सा हम फोकस करते हैं WPL और IPL पे। तो WPL के ऑप्शन अनाउंस हो गए हैं। आई थिंक 27 नवंबर को दिल्ली में होगा। तो हर खिलाड़ी ने अपनी लिस्ट बता दी है। तो आप लिस्ट बताना चाहेंगे या मैं बता दूं? आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे उतना ध्यान है नहीं काट दिया सोचो। ठीक है, तो दिल्ली से चालू करता हूं मैं। दिल्ली ने 5 प्लेयर अपने रिटेन किए हैं। अगर आप 5 प्लेयर रिटेन करते हैं तो आपके पास ऑप्शन में 5.75 करोड़ ही बचेगा। तो दिल्ली के रिटेन खिलाड़ी में आई थिंक नो सरप्राइजेस, जमीमा और शेफाली इंडिया की तरफ से, और मरिजाने कैप और एनाबेल सदरलैंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और निकी प्रसाद आई थिंक अनकैप में रिटेन हुई है। तो दिल्ली में रिलीज प्लेयर में जो मुझे सरप्राइज लगा है वो है आई थिंक चर्नी और मैग लैनिंग। आई थिंक बट मे बी आई थिंक 5 ही आप रिटेन कर सकते थे। राधा यादव भी कोई सरप्राइजिंग है, बट हाँ आई थिंक ये 5 दिल्ली ने रिटेन किए। 2 टाइम्स की मैग लैनिंग का मुझे लगता है कि वो रिटायर हो चुकी हैं इंटरनेशनल प्ले तो मे बी सर्किट से, और मैच प्रैक्टिस उनका काफी कम रहेगा। इसकी वजह से आई थिंक उनको रिटेन नहीं किया। नहीं तो मैग लैनिंग को तो आंख बंद करके भी रिटेन करना, ऐसे प्लेयर है वो। एग्जैक्टली, तो वही थोड़ा सा मेरे लिए था। बट आई थिंक जो 2 रिटेन फॉरेन प्लेयर्स आई थिंक वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो नो सरप्राइजेस थे। तो दिल्ली की टीम ऑन पेपर अच्छी लग रही है। अभी देखते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू प्लान देयर ऑप्शन। अभी 2 टाइम्स की चैंपियन मुंबई की बात करें तो मुंबई ने भी 5 रिटेन किए। जो आईब्रोज रेस की मुंबई ने वो ये थे कि आई थिंक दैट वाज फेयर आल्सो कि नतालिया स्क्रीवर ब्रंट उनकी नंबर 1 खिलाड़ी की तरह रिटेन हुई है, हरमनप्रीत नंबर 2। तो दैट वाज समथिंग दैट दे आर सिग्नलिंग कि कौन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अमनजीत, कमालिनी और हेली मैथ्यूज अदर रिटेन खिलाड़ीज हैं। जो उसमें आई थिंक कुछ स्टार खिलाड़ी जो रिलीज हुए हैं उसमें आई थिंक अमनदीप कौर है, नदीम दे क्लार्क है और अमेलिया केयर है। आई थिंक ये 2-3 खिलाड़ी हैं जो स्टार हैं। उसके अलावा भी बाकी सारे खिलाड़ी भी हैं, तो 5 ही आप रिटेन कर सकते थे। तो उन्होंने भी अपना 5 यूज़ किया। फिर हम अगर RCB की बात करें तो नो सरप्राइजेस, स्मृति मंदाना नंबर 1 पे ही रिटेंड है। उसके अलावा ऋचा घोष और श्रेयंका पाटिल इंडिया की तरफ से, और उन्होंने एक ही फॉरेन खिलाड़ी रिटेन किया है, वो है एलिसा पेरी।
तो उनके आई थिंक 2 फॉरेन जो करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए, तो उनके पास पर्स में 6.15 करोड़ हैं। और उन्होंने जो अपने प्रोमिनेंट खिलाड़ी जाने थे उसमें आई थिंक स्नेह राणा, रेणुका सिंह और आई थिंक फॉरेनर में डेनियल वाइट, तो आई थिंक उनकी निगाहें शायद वॉलवर्ट या इस सब खिलाड़ियों पे होनी चाहिए जैसा लग रहा है। तो ये तो आरसीबी की बात है। गुजरात ने आई थिंक 2 ही खिलाड़ी रिटेन किए, दोनों ऑस्ट्रेलियंस, एशले गार्डनर और बेथ मुनी, तो नो इंडियंस खिलाड़ी रिटेन। लॉरा वुल्फर्ड नहीं है, वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, मेरे को लगा बेथ मुनी से वो ज़्यादा डिजर्व करती थी, पर ठीक है, गुजरात नहीं मानता ये। लिचफील्ड भी नहीं है उनके में। और इंडियंस में आई थिंक हरलीन और सयाली और मेघना सिंह, तो ये सारी खिलाड़ी हैं जो आई थिंक लॉरा के पीछे काफ़ी टीम्स जाएंगी ऐसा मेरे को लग रहा है। तो उस लॉरा लिचफील्ड भी आई थिंक काफ़ी डेंजरस खिलाड़ी हैं इस फॉर्मेट में, तो लेट्स सी हाउ द टीम्स गो आफ्टर देम। और आई थिंक लास्ट टीम यूपी ने सिर्फ एक ही अनकैप खिलाड़ी श्वेता सहरावत को रिटेन किया है, तो उनके पास मैक्सिमम बजट है 14.5 करोड़ का। उन्होंने तो पूरा ही स्क्वाड रिमूव कर दिया है, तो नथिंग टू टॉक। एलिसा हिली, सोफी एक्लेस्टन, दीप्ति शर्मा को भी रिटेन नहीं किया, मेरे तो समझ से परे है, शायद मे बी लास्ट टाइम वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की WPL की। एग्जैक्टली, और ये अपने वर्ल्ड कप की भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। अब अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑप्शन में उनको एट लोअर प्राइस बाय कर लेंगे, तो मैं तो नहीं मानता ऐसा होगा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि काफी सारी टीम्स जाएगी। तो सरप्राइजिंग, बट मे बी रिजल्ट्स आर नॉट गेटिंग इनटू देयर साइड, तो दे जस्ट वांट टू डू दैट। तो आई थिंक ये हमारी WPL की बात रही, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। और 27 नवंबर को दिल्ली में ऑप्शन है, तो उससे पहले हम लोग एक और प्रीव्यू करेंगे जहां आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी टीम किस खिलाड़ी को टारगेट कर सकती है। एक हम लोग डेडिकेटेड एनालाइज करना चाहेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए IPL पे चलते हैं। IPL का रिटेंशन की डेट आई थिंक 15 तारीख है, तो इस सैटरडे तक हमको न्यूज़ मिल जाएगी। जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमको अभी भी कंफर्म तो नहीं है, बट जो CSK के CEO से पता चली है वो है कि MS धोनी इज़ अगेन गोइंग टू प्ले वन मोर सीजन, दैट इज़। तो काफ़ी क्यूट सा वीडियो था, आप हमारे इंस्टा चैनल पे भी वो देख सकते हैं। हमने एक रील पोस्ट किया है, तो एक बच्चा यही पूछ रहा है कि विल धोनी प्ले, एंड ही वाज रिप्लाइंग वेरी विविडली। तो काफ़ी अच्छा लगा वो इंटरेक्शन, आई थिंक करोड़ों CSK और MS के फैंस के लिए, इंक्लूडिंग मी, तो काफ़ी रिलीफ है। तो MS माइट बी अगेन सी, बट एक और प्लेयर है उसके कारण CSK काफ़ी चर्चा में रहा, और वो है रविंद्र जडेजा। मैं अपनी राय दूँ उससे पहले आपसे जान लूँ, इज़ इट शॉकिंग फॉर यू, या आपको लगता है कि फेयर पॉइंट है, क्योंकि रविंद्र जडेजा अपने कैरियर के एंडिंग स्टेज पे हैं। एज फार एज इंटरनेशनल कैरियर में भी उनका T20 तो खत्म हो गया है, ODI में पिक नहीं हुए, तो डू यू थिंक इट्स अ सेंसिबल मूव, अगर ये सही है न्यूज़, या यू थिंक इट्स अ रॉन्ग मूव? आई थिंक जैसे आप CSK की बात की जाए, तो CSK के स्क्वाड में काफी बुजुर्ग प्लेयर्स रहते हैं, मतलब 30-35 प्लस के प्लेयर्स रहते हैं। और जडेजा एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने CSK को काफी सालों से सर्विसेज दी हैं। और सबसे रिसेंट अगर फॉन्ड मेमोरी अगर आप याद करें, 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट जो फाइनल था अहमदाबाद में, तो वो जो लास्ट 2 बॉल पे 10 रन चाहिए था और वो जडेजा बैटिंग पे थे और उन्होंने वो मैच जिताया था। तो वो काफी, मतलब रिसेंटली काफी फॉन्ड मेमोरीज है जडेजा की CSK के साथ। और जडेजा ने काफी, और उसके अलावा भी काफी अच्छे इनिंग्स खेली है, काफी अच्छे विकेट्स लिए हैं क्रूशियल टाइम पे, काफी टाइम CSK को मदद किया है जीतने में, काफी बार अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं CSK के लिए। तो काफी शॉकिंग है अगर ये ट्रेड हुआ है तो। लेकिन हमने अगर इस साल की नहीं, लेकिन हम पिछले साल या उसके 1-2 साल पहले की बात करें, तो ऐसे अफवाहें हमेशा आती रही हैं कि CSK मैनेजमेंट और जडेजा के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन चल रही हैं, कभी जडेजा की तरफ से कुछ आ जाता है, कभी CSK की तरफ से कुछ आ जाता है, लेकिन ऐसा ओपनली कुछ हुआ नहीं था। इस बार भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक रूमर्स है, लेकिन बड़े बड़े न्यूज पोर्टल ने ये बात अपने न्यूज में पुष्टि कर दी है, कंफर्म किया है अभी तक। बट ऑब्वियस है कि अभी तक CSK की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया या फिर जडेजा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन अगर मतलब बड़े बड़े न्यूज पोर्टल ने अगर पुष्टि की है, उन्होंने कंफर्म किया है, तो इस बात में कुछ ना कुछ तो होगा ही अंदर, कुछ ना बैक स्टेज कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। जब ये न्यूज कंफर्म होगा, हाँ, आग बिना धुएं के नहीं लगती। क्रिक वाले इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि हमारे सोर्सेज इतने पहुंचे हुए नहीं है जो ये बात को कंफर्म कर सके। मगर मैं एक आपको चीज बोलूंगा, जनरली मतलब मेरा ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, जनरली CSK इज नॉट टू मच
socialize when it comes to wishing players on their birthdays. But संजू को उन्होंने स्पेशल आज बर्थडे विश किया, वो भी आप देखोगे तो विसल पोडू और वो सारे हैशटैग के साथ विश किया है। तो मेरे को ऐसी गट फीलिंग है कि ट्रेड अंदर हो चुका है और बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। बट अगेन वी आर नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, हमारे सोर्सेज स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट ये जो मैंने आज ट्वीट देखा सीएसके का, आई थिंक आज ही उनकी बर्थडे है, आज या कल आई थिंक उनकी बर्थडे थी या है, और उसमें बहुत ही स्वीट विश देखा मैंने सीएसके के एडमिन से, तो इंडिकेशंस हैं। और अगर मैं बात करूं रविंद्र राजस्थान की तरफ से, चलो जडेजा से स्वैप होंगे कि नहीं वो पता नहीं, बट इतना तो आई थिंक 99.9% कंफर्म है कि अगर संजू को कोई ट्रेड डील नहीं मिलती है तो भी वो ऑक्शन में तो जा रहे हैं। आई थिंक ही हैज मेड इट वेरी क्लियर कि ही डजंट वांट टू कंटिन्यू एनीमोर। उनका क्या फॉल आउट हुआ है वो तो आई थिंक इंटरनल चीज़ें ही बता सकती है, बट ही विल नॉट प्ले फॉर आरआर, वो तो आई थिंक हमको कंफर्म लग रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये ट्रेड डील्स नहीं होती हैं मटेरियलाइज तो आई थिंक ही विल गो टू ऑक्शन। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऑक्शन में गए तो वो 18 से ऊपर में जाएंगे, तो संजू को हिमसेल्फ ही हैज मच टू लूज, बट आई थिंक he has also given some feelers कि he wants to play for CSK, तो let's see how this goes out। मैं being a ardent CSK supporter, सुरेश रैना जब बाहर हुए तब भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। अश्विन तो चलो लॉजिकल चॉइस है कि आप 10 करोड़ में अश्विन को रिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अश्विन को लास्ट ईयर परचेज किया, वही आई थिंक एक वो इमोशनल डिसीजन था। तो अश्विन तो अगर इस साल नहीं रिटेन होते तो मैं सरप्राइज नहीं होता। और आई थिंक अश्विन इज़ अ वेरी गुड पर्सन टू आइडेंटिफाई द सिग्नल, तो उनको सिग्नल मिल भी गया होगा। बट हाँ, अगर जडेजा का ट्रेड होता है तो आई विल बी पर्सनली वेरी सैड बाय दिस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अफवाह पे भी ज़्यादा हम तो नहीं चर्चा करेंगे, बट हाँ जडेजा अपने ओरिजिनल फ्रेंचाइज में जाएंगे। हाँ, मतलब वो भी एक ऑल्टरनेट थियरी ये भी है कि रविंद्र जडेजा माइट गो टू आरआर एंड ही माइट बी ऑफर्ड कैप्टेंसी आल्सो, क्योंकि आरआर को भी कैप्टन तो चाहिए नया, तो या तो जायसवाल या पराग बनेंगे। मगर मेरा ऐसा मानना है कि पराग और जायसवाल आपको आईपीएल जिताने लायक कप्तानी इस स्टेज पे करे वो मेरे को मुश्किल लग रहा है। तो हो सकता है जडेजा को कप्तानी ऑफर भी की गई हो। तो एज वी से कि सारा जो भी थियरी है वो सिर्फ सीएसके से फ्लोट हुई ऐसा भी नहीं हो सकता है जडेजा ऑल्सो माइट वांट टू गो। तो लेट्स सी, देयर आर सो मेनी थियरीज, तो एक बार कंफर्म हो जाए फिर हम इस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। बट हाँ, संजू सैमसंग इज लीविंग, वो मोर और लेस क्लियर है। दैट इज अ बिग रिलीज जो ऑक्शन में होगा। उसके अलावा अगर हम थोड़ी बहुत चर्चा करें, हालांकि मेन ऑप्शन नहीं है बॉयज मेंस का, तो इतना ज़्यादा रिलीज नहीं होगा, मगर आप कुछ प्रोमिनेंट खिलाड़ी जो आपको लग रहा है कि शायद कुछ रिलीज हो सकते हैं, आपके माइंड में कुछ हैं ऐसे कपल ऑफ प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम संजू एंड जडेजा? क्या आपको क्लासन रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, जबकि 23 करोड़ में क्लासन भी थोड़े महंगे ही हैं, तो आपको लग रहा है कि क्लासन को रिलीज करके मे बी हैदराबाद माइट वांट टू बाय इट बैक ऑन लेट्स से 15 करोड़ 16 करोड़? नहीं, क्लासन तो मुझे नहीं दिख रहा अभी। वो एटलीस्ट एक सीजन और उनको कंटिन्यू करना चाहिए हैदराबाद को, क्योंकि क्लासन ने लास्ट आईपीएल उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन हमें पता है लास्ट टू लास्ट आईपीएल उनका काफी अच्छा था। तो एक जब तक मेगा ऑप्शन ना आए तब तक उनको नहीं हटाना चाहिए सेटअप से, क्योंकि क्लासन एक ऐसा प्लेयर है जो बाकी सारी फ्रेंचाइजी भी उनके उन्हें दबोचने के फिराक में होगी, तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए क्लासन को। बाकी मुझे पैट कमिंस का लगता है कि पैट कमिंस काफी महंगे हैं, तो उनको आप रिलीज कर सकते हो। बाकी वहाँ पे वो है, प्लस और कुछ खिलाड़ियों की बात करें, आई थिंक जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस ऑक्शन में आएंगे जो शायद हाई स्टेक्स में रहेंगे, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कैमरून ग्रीन शायद बहुत डिमांड में रहेंगे, क्योंकि ऑलराउंडर वैल्यू है, टॉप ऑर्डर में प्ले कर सकते हैं, 4 ओवर दे सकते हैं, गन फील्डर है। तो आपको लग रहा है कि क्या कैमरून ग्रीन के लिए काफी टीमें भागेंगी? हाँ, कैमरून ग्रीन, लेकिन कैमरून ग्रीन अभी उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले नहीं है, मगर आज उन्होंने एसएस के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज़ है कि ही हैज स्टार्टेड बॉलिंग इन रणजी इन द सेंस ऑस्ट्रेलिया का शेफील्ड, और उसके आई थिंक पॉजिटिव रहा है कि 8 ओवर का स्पेल डाला है विदाउट एनी हिकअप्स। तो अगर ग्रीन बॉलिंग वापस करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि ग्रीन का एक अच्छा आईपीएल पे चेक हो सकता है, बट कौन सी टीम जाएगी वो तो पता नहीं। हाँ, वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो भी है अभी इंटरनेशनल मैचेस जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया में तो वो थे नहीं, प्लस अभी बीबीएल में देखना पड़ेगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसे रहता है बिग बैश लीग में। बीबीएल से पहले तो मुझे लगता है अपना ऑक्शन हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक ऑक्शन इज शेड्यूल्ड समवेयर बिटवीन मिड ऑफ दिसंबर, और तब तक तो वो एशेज ही खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता उनका T20 एग्जामिनेशन होगा। अगर वो फिट है तो आपको उन पे बैट लेना पड़ेगा, बट बैट लेना पड़ेगा तो वही है, बैट लेगी कम, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो ज्यादा महंगे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट आईपीएल भी नहीं खेला था, और भले वो ऑस्ट्रेलिया में
काफी टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, शेफील्ड शील्ड खेल रहे हो या जो भी है, एशेज की तैयारी, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो इतना एक्सपोजर नहीं है। अगर हम्म। अगर हमारी बात की जाए एज ए इंडियन व्यूअर या इंडियन ब्रॉडकास्टर, तो उनका इतना एक्सपोजर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ वो बिकेंगे जरूर, क्योंकि हमें पता है कि वो पहले भी खेल चुके हैं और वो क्या कर सकते हैं। लेकिन रिसेंट फॉर्म पे जाती है जो भी टीम्स है, और वो काफी टाइम से स्पॉटलाइट से बाहर है, कोई ऐसी एक अच्छी इनिंग्स उनकी आई नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता, हाँ वो 10 करोड़ के आसपास जरूर रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 15, 20, 25 के आसपास मेरा हो अजम्पशन जाए। है, मतलब मेरा वाइल्ड अजम्पशन है कि कैमरून ग्रीन का जो प्ले है, उनको बॉल बैट पे पसंद है, बाउंस पसंद है, और थोड़ा सा ग्रीन ट्रैक हो तो उनका बॉलिंग में जिप है। तो मुझे ऐसा फीलिंग है कि शायद रिकी पॉन्टिंग और पंजाब उनके लिए जाएगा। तो ये मैं आपको मेरे और एक प्रिडिक्शन देना चाहूँगा 1 महीने पहले। अगले ऑप्शन जब होगा तब हम वापस रिविजिट करेंगे कि क्या वो पंजाब में गए कि नहीं, बट मेरा अभी प्रिडिक्शन है कि वो शायद पंजाब में जाएंगे। तो लेट्स सी। तो उसके अलावा आई और थिंक अच्छा, सॉरी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा था उसके अलावा अगर बेन स्टोक्स भी नाम लिखाते हैं तो भले ही परफॉर्म किया ना हो उन्होंने आज तक एक भी आईपीएल में, बट मुझे लगता है कि ब्रांड वैल्यू की वजह से बेन स्टोक्स भी शायद 10+ की कैटेगरी में जा सकते हैं अगर वो नाम लिखा रहे हैं तो। मुझे नहीं लगता क्योंकि हमारे जो इंडियन फ्रेंचाइजी है वो ब्रांड वैल्यू या प्लेयर के स्टेचर से ज्यादा लॉयल्टी देखती है। और ये क्या नाम है इनका, बेन स्टोक्स की लॉयल्टी आईपीएल की तरफ दिखी नहीं है, क्योंकि दिखी नहीं जैसे जंपा की नहीं हाँ दिखी। हाँ, जैसे जैम्पा की नहीं दिखी। जैम्पा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, हमें पता है, लेकिन वो अब उनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है। उनको 1.5 करोड़ में जाते हैं या 2 करोड़ में जाते हैं, क्योंकि वो वैसे प्लेयर है नहीं। अगर अगर देखा जाए तो उनकी जो वैल्यू है वो 10 करोड़ के आसपास है। हाँ वो बैटिंग नहीं कर सकते, इसके लिए ज्यादा भी कोई उनको देना नहीं चाहेगा, लेकिन 8 to 10 करोड़ में तो उनको लेना ही लेना है। लेकिन उनकी लॉयल्टी रही नहीं है, वो कभी भी ऑप्ट आउट कर जाते हैं, खेलते नहीं है। अब जैसे एशेज आ रहा है, अगर उस टाइम पे आता है, आईपीएल के टाइम पे अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सीरीज आता तो वो चले जाते हैं। बेन स्टोक्स का भी सेम ही हाल है। वो भी मतलब क्या है कि व्हाइट बॉल और अपने इंग्लैंड क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और आईपीएल को नहीं देते हैं। तो ये सब चीजें जो है फ्रेंचाइजी के दिमाग में रहती हैं। तो इसकी वजह से अगर वो नाम भी लिखाते हैं तो मेरे ख्याल से तो वो पहले अनसोल्ड जाएंगे। अगर अनसोल्ड नहीं भी गए तो भी वो मतलब बेस प्राइस के ही आसपास रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए देख लेंगे 1 महीने में क्या होता है। और फाइनल आई थिंक जो मेरा मानना है, जो आई थिंक कंफर्म है कि जो ट्रायो है कीवीज का सीएसके में, डैरल मिचेल हो गए, सचिन रविंद्र हो गए, डेवन कॉनवे हो गए, मुझे ऐसा फीलिंग है कि तीनों रिलीज होंगे। अब क्योंकि तीनों का स्थान नहीं बनता है, क्योंकि आपके पास मात्रे आ गए हैं, ब्रेविस आ गए हैं, और अगर संजू आ गए तो आपको एक और प्लेयर मिल जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये तीनों कीवीज शायद ऑप्शन पे जाएंगे, जिसमें मुझे कॉन्वॉय का तो मुश्किल लग रहा है, उनका T20 करियर में भी इतना परफॉर्मेंस रहा नहीं। शायद रचिन स्टिल माइट गेट दी अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक यही सारे नाम हैं जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, आपको ऋषभ पंत का क्या लग रहा है, क्योंकि सबसे महंगे प्लेयर है वो। ऋषभ पंत, देखिए मिनी ऑक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास ज्यादा आपको प्लेयर्स लेने नहीं होता, अगर ऑक्शन में आपने पंत को उतार दिया तो 90% चांसेस है कि 27 से कम में वो मिल जाएंगे। मगर अगर आपने उनको एक बार ड्रॉप कर दिया तो वो बोलते हैं ना, एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा उनके और संजीव गोयनका के बीच में। और संजीव गोयनका इज नॉट वेरी गुड विद द प्लेयर्स। हमने ऑलरेडी MS धोनी, KL राहुल के साथ देख चुके हैं। तो इतने बड़े वेटरन्स खिलाड़ियों के साथ भी आपका नहीं अच्छा बना है, तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर या कोई एक्शन में कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से यू आर नॉट वेरी प्लेयर फ्रेंडली। तो अगर वो पंत को ऑप्शन में उतार के उनको सस्ते में लेने का ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। तो दैट माइट नॉट बी वेरी हेल्दी फॉर द टीम। तो अगर पंत ऑप्शन में आते हैं तो आई डोंट सी हिम गोइंग बियॉन्ड 27, लेट्स बी ऑनेस्ट। इतना तो किसी के पास होगा नहीं बजट, मिनी ऑप्शन ही है। बट हाँ, आई थिंक वो फिर लखनऊ के लिए वो शायद आपको बात ना लगे। तो आई विल बी शॉक्ड एक्चुअली अगर वो ऑप्शन में आता है। आई थिंक लखनऊ विल कंटिन्यू विद पंत, क्योंकि एक ही सीजन हुआ है अभी। तो लेट्स सी। बाकी डोमेस्टिक के भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो आई थिंक विल पुट अप देयर फीट, क्योंकि 10 टीम है, आपको 18 से 20 का स्क्वाड बनाना है, तो आपको डोमेस्टिक खिलाड़ी भी चाहिए काफ़ी। तो आई थिंक ये रणजी के राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो काफ़ी लोगों की नज़र रहेगी। तो एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, कोई चीज़ जो हमने मिस की हो? नहीं, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ तो कवर कर ही लिया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बारे में हमने बात नहीं की क्योंकि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने ना इंडिया के प्लेयर्स ने इसे सीरियसली लिया। तो
हमने भी इसको छोड़ ही दिया। मेरे को पहली बार कोई वुमेन्स की सीरीज ने वुमेन्स को ओवर पावर किया, वो ये मेरे को पहली बार फीलिंग हुआ है। तो मेरा भी बिल्कुल मतलब मैंने फॉलो किया था सीरीज, क्योंकि क्रिक वाले हैं तो क्रिकेट तो फॉलो करेंगे, मगर वो दिल से नहीं किया जो हम लोगों ने वर्ल्ड कप किया हो, या अब हम आने वाला एशेज या इंडिया अफ्रीका करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो सैंडविच हो गया, इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा क्रिकेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और जैसे मैंने कहा कि ना ऑस्ट्रेलिया ने किया ना इंडिया ने किया, ऑस्ट्रेलिया के भी जितने मेन प्लेयर थे वो सब चले गए अपना एशेज के प्रिपरेशन में। हमारे इंडिया में भी कुलदीप यादव आ गए अपने इंडिया के लिए मैच खेलने लगे, तो मतलब उनकी तरफ से भी उतना कुछ सीरियसनेस नहीं था। तो इसलिए हमें भी मतलब था भाई क्रिकेट है, क्रिक वाले हैं तो थोड़ी बहुत फॉलो तो मदद करेंगे। होगी। हाँ फॉलो तो करेंगे, लेकिन ठीक है, इंडिया जीत गई, यही बहुत बड़ी बात थी। चलिए, आप ट्रिविया से अंत करना चाहेंगे इस एपिसोड को? ट्रिविया इस बार आप पूछिए। ठीक है, तो चलिए, इंडिया के दौरे पे साउथ अफ्रीका आई है, बहुत सालों बाद आई है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मगर फाइनली आए हैं, तो स्वागत है अफ्रीका का। तो मैं यही जानना चाहूँगा, जो भारत में हुई लास्ट टेस्ट सीरीज थी, आई थिंक आपको उसके लिए भी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तो वो टेस्ट सीरीज में कौन प्लेयर ऑफ द सीरीज थे? तो ये मेरा एक सवाल रहेगा, तो आप अपने जवाब के साथ हाजिर हो सकते हैं। हम जब आपको अगली बार मिलेंगे, जब तक वो पहला टेस्ट मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे होपफुली खड़ा होगा, तो हम उसको एनालाइज भी करेंगे और इस ट्रिविया का जवाब भी देंगे। तो ये मेरा, आई थिंक मुझे इसका जवाब पता है, अगर वो लास्ट सीरीज हुई तो इंडिया में खेली हुई। चलिए मैं आपसे ऑफलाइन पूछ लेता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक, ओके, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद, बाय।